आर्य ने आज से पहले कोई एक्सरसाइज तक नहीं की थी, इसलिए इस टेक्निक को सीखने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। और आर्य का शरीर भी कभी इतना फ्लेक्सिबल नहीं था, वो आसानी से अपने आप को इस रूटीन में ढाल सके। लेकिन फिर भी वो हर रोज कोशिश करना नहीं छोड़ता था। पहले विशेष चौहान को लगा था कि आर्य का 2 दिन का भूत था जो जल्दी ही उतर जाएगा, लेकिन जब उसने देखा कि इतनी दिक्कत होने के बाद भी आर्य पीछे नहीं हटा, तब उसे यकीन हो गया कि वो सचमुच सेल्फ डिफेंस टेक्निक सीखना चाहता था। ट्रेनिंग का एक सेशन पूरा करते हुए विशेष चौहान ने आर्य से कहा, छोटे मालिक, अब आप जा सकते हैं, क्योंकि आज की ट्रेनिंग खत्म हो गई। आर्य ने विशेष चौहान से कहा, ठीक है, मैं कल आपको फिर से इसी समय पर यहीं गार्डन में मिलता हूं। फिर वो वहां से चला गया। विशेष चौहान ने कहा, ठीक है, फिर मैं कल आपको नई टेक्निक सिखाने की तैयारी शुरू करता हूं। और हां छोटे मालिक, अभी आपके शरीर को इन ट्रेनिंग की आदत नहीं है, इसलिए कुछ दिनों तक आप प्रैक्टिस के बाद शरीर की अच्छे से मालिश करवाइए, ताकि आपका शरीर थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाए। आर्य ने विशेष चौहान की फिक्र के लिए थैंक यू बोलते हुए कहा, ओह शुक्रिया, मैं ध्यान रखूंगा कि मैं मसाज जरूर करवा लूं, ताकि मेरा शरीर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाए और मेरी प्रैक्टिस हर दिन सुधरती जाए। हालांकि लगातार सेल्फ डिफेंस टेक्निक की प्रैक्टिस की वजह से आर्य के शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी, लेकिन फिर भी वो अपने नौकरों के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखा सकता था। इसलिए वो उतनी ही तेजी से वहां से अपने कमरे की तरफ जाने लगा, जितनी एनर्जी के साथ वो सुबह गार्डन में प्रैक्टिस करने के लिए आया था। आर्य गार्डन से तो बहुत एनर्जी के साथ अपने कमरे की तरफ आया था, लेकिन कमरे में आते ही वो अपना दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया और दर्द की वजह से करहाने लगा। आर्य को पता नहीं चला, लेकिन बंटी अभी अभी पीछे से कमरे में आया था, लेकिन उसे वहां कमरे में उससे पहले कोई नहीं दिखा, ना ही अंश, ना ही बंटी। जब बंटी ने आर्य को दर्द से करहाते हुए देखा, तो उसे समझ नहीं आया कि आखिर आर्य को हुआ क्या। उसने घबराहट में आर्य से सवाल करते हुए कहा, छोटे मालिक, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हो? आर्य ने बंटी को ऑर्डर देते हुए कहा, हां, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूं। तो बस जल्दी से गर्म पानी करो और मसाज वाला तेल लेकर आओ। आर्य ने बंटी से अंश के बारे में सवाल पूछते हुए कहा, क्या अंश उड़ गया है? वो कमरे में दिखाई नहीं दे रहा। बंटी ने आर्य को अंश के बारे में बताते हुए कहा, नहीं छोटे मालिक, अंश बाबा नींद में ही घबरा गए थे, इसलिए मैं उन्हें गोद में उठाकर उनकी मम्मी के कमरे में सुलाया हूं। बंटी की बात सुनने के बाद आर्य ने उससे कहा, ठीक है, थोड़ी देर में अंश को उठा देना और उससे पहले उसके लिए कुछ खाने को बना देना, उसे भूख लगी होगी। गूफी भी हॉल में घूमता घूमता पहुंच गया। नाश्ते के समय जब सब लोग डाइनिंग हॉल में बैठे हुए थे, तभी गूफी भी बाहर से घूम कर आया। किसी को नहीं पता था कि गूफी कहां से आ रहा था, लेकिन उसके शरीर में गंदगी लगी हुई थी। अंश को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो इस हालत में भी गूफी के साथ बेफिक्र खेल रहा था और उसे बार बार आवाज देकर अपने पास बुला रहा था।
अंश ने गूफी को आवाज लगाते हुए कहा, गूफी, गूफी कम है गूफी। गूफी के पीछे पीछे भागता हुआ एक नौकर भी बाहर की तरफ से अंदर आया और उसने आते ही वहां पर सबसे माफी मांगते हुए कहा, माफ कर दीजिए बड़े मालिक, ये मेरी गलती है, मुझे सजा मिलनी चाहिए क्योंकि मैं गूफी को संभाल नहीं पाया। क्योंकि वो गार्डन की तरफ से भागते हुए उस कुत्ते के पीछे आया था तो उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। लेकिन जैसे उसने आर्य की तरफ देखा, डर से उसकी हालत खराब हो गई और वो तुरंत अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगा। नौकर को इस तरीके से डरते हुए देखकर पूरे डाइनिंग हॉल का माहौल तुरंत चेंज हो गया। जब उस नौकर ने सबको शांत देखा तो वो सांस तक लेने की आवाज नहीं कर रहा था। अंश को समझ नहीं आ रहा था कि हॉल में चल क्या रहा था। उसे यह भी समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो वो नौकर अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांग रहा था। उसे उस नौकर की यह हरकत समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर उसने आर्य की तरफ देखा तो वो भी शांत बैठा था और उसने कुछ भी नहीं कहा। वहां अगर इन सब बातों से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था तो वो था गूफी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसका शरीर इतना गंदा था तो क्या इसलिए उसे आर्य के पास जाकर नहीं लिपटना चाहिए। आखिरकार वो था तो एक कुत्ता, उसे क्या फर्क पड़ता कि वो कैसा था। वो तो बस अपने मालिक से प्यार चाहता था और बदले में अपने मालिक के ऊपर कूद कूद कर प्यार दिखा रहा था। वो नौकर जो कुत्ते के पास खड़ा था वो जाकर उस कुत्ते को आरे से दूर खींचना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं। इसी उधेड़बुन में वो परेशान होकर अपने घुटनों पर बैठ गया और आर्य से माफी मांगने लगा। आर्य ने जब देखा कि गूफी उससे दूर जाने के लिए तैयार नहीं था तो उसने भी अपने चम्मच को नीचे रख दिया और फिर प्यार से गूफी को सहलाते हुए उससे बात करने लगा। तुम इतने गंदे होकर कहां से आ रहे हो? अंश अभी भी उस नौकर की तरफ देख रहा था। जब उसने सुना कि आर्य गूफी से सवाल कर रहा था तो उसने तुरंत आर्य से कहा, मुझे लगता है ये फिर से घर से बाहर गलियों में लिली को ढूंढने के लिए चला गया था। आर्य ने जब अंश की बात सुनी तो फिर उससे सवाल करने लगा, अच्छा, और तुम्हें कैसे पता कि गूफी लिली को ढूंढने के लिए गया था? लिली एक छोटी सी फीमेल डॉग थी जो आर्य के घर के बगल में पड़ोसियों के घर में रहती थी। जब भी गूफी लिली को देखता वो अपनी रस्सी छुड़ाने की कोशिश करता था और भागकर लिली के पीछे पीछे जाने लगता। अंश ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, हाँ मुझे पता है, वो इसलिए क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले गूफी और लिली को साथ में लड़ते हुए देखा था। अंश की बात सुनकर उस नौकर ने बीच में टोकते हुए कहा, मालिक वो। इससे पहले कि वो नौकर अंश से कुछ कह पाता, आर्य को समझ में आ गया कि अंश उन दोनों की किस लड़ाई के बारे में बात कर रहा था, इसलिए वो हंसने लगा। आर्य ने फिर से गूफी के सिर पर हाथ फेरा और हंसते हुए बोला, बदमाश गूफी, अब पता चला कि तुम दिन भर गार्डन में क्यों रहते हो और किस लड़की के पीछे पीछे घूमते हो। गूफी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आर्य की बात समझ गया हो, इसलिए वो अपनी पूंछ हिलाकर बार बार आर्य के पैर को चाट रहा था। अंश ने गूफी को डराते हुए कहा, गूफी, भाई से दूर हो जाओ,
उनके कपड़े गंदे मत करो। अंश ने 2-3 बार गूफी को डांटा, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सुनने के मूड में नहीं था। वो एक बार अंश को देखता और फिर आर्य के पास ही चिपका रहता। जब आर्य ने देखा कि गूफी उससे दूर नहीं हट रहा, तब उसने अंश को ही समझाते हुए कहा, खेलने दो उसे, तुम उस पर ध्यान मत दो और जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करके तैयार हो जाओ, तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। आर्य की बात सुनकर अंश ने अपना मुंह बना लिया और फिर नाराज होते हुए उसने कहा, मैं कल ही तो स्कूल से आया था, क्या मुझे अब हर रोज स्कूल जाना पड़ेगा? आर्य ने अंश के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हुए कहा, अंश, बहाने नहीं, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो फिर तुम्हारे पापा तुम्हें स्कूल छोड़ने जाएंगे और शायद वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। जैसे ही अंश ने सुना कि अगर वो अभी आर्य के साथ स्कूल नहीं गया तो उसके पापा उसे स्कूल लेकर जाएंगे, तो वो डर गया और जल्दी जल्दी अपना नाश्ता खत्म करने लगा। लेकिन उस दौरान भी अंश की नजर बार बार उस नौकर की तरफ जा रही थी जो अब भी वहां हॉल में घुटनों के बल बैठा हुआ था। आर्य ने भी फिरोज नौकर की तरफ देखा और फिर उसे हिदायत देते हुए कहा, उठो, खड़े हो जाओ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर गूफी घर में आना चाहे तो उसे मत रोकना और इस बात का ध्यान रखना कि वो किसी के कमरे में ना आ जाए और उनका बिस्तर ना खराब करे। फिर वो जमीन से उठते हुए आर्य से बोला, जी मालिक, मैं ध्यान रखूंगा। आर्य ने फिरोज को ऑर्डर देते हुए कहा, अब जाओ और इसे नहलाओ, वरना ये पूरा घर गंदा कर देगा। उसने कहा, जी मालिक। इतना कहते ही वो नौकर गूफी की रस्सी पकड़कर उसे हॉल से गार्डन की तरफ ले जाने लगा। गूफी वहां से जाना नहीं चाहता था। उसकी नजर टेबल पर पड़े खाने की तरफ थी। इसलिए तो जब आर्य खाना खा रहा था तो वो उसके पास चिपक कर खड़ा था। आर्य को लगा कि ऐसे तो वो बाहर जाने से रहा, इसलिए उसने नौकर से अपने साथ खाने की एक कटोरी लेकर जाने के लिए कहा, जिससे गूफी अपने आप ही उसके पीछे पीछे चला जाए। और ऐसा ही हुआ। जब वो नौकर वहां से चला गया तो अंश आर्य के पास आया और फिर उसे सवाल करने लगा, भाई, उस आदमी को क्या हुआ था और वो इतना डरा हुआ क्यों था? आर्य ने अंश से झूठ बोलते हुए कहा, कुछ भी नहीं, वो बस थक गया था, इसलिए जमीन पर बैठ गया। तुम अपना खाना खत्म करो और जल्दी चलो। आज आर्य के चाचा और अंश के पापा विराट राठौड़ नाश्ते की टेबल पर नहीं पहुंचे थे। वो किसी काम के सिलसिले में गार्डन में ही बैठे थे और वहीं पर आज का नाश्ता किया था। जब उसका नाश्ता खत्म हो गया तब उसने एक नौकर से सवाल करते हुए कहा, क्या छोटे मालिक और आर्य जाग गए हैं? क्या आर्य अपनी ट्रेनिंग पूरी करेगा या थक कर मान लेगा हार? आखिर सुबह होते ही विराट राठौड़ अपने परिवार के बारे में नौकरों से पूछताछ क्यों कर रहा था? क्या राठौड़ परिवार में आर्य को लेकर ऐसे ही डर का माहौल बना रहेगा या फिर चीजें कुछ बैलेंस होंगी?